हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए 1 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हुआ था एमटीएस का, वो हो चुका है फाइनली 1 सितंबर का समाप्त, यानी कि एक दिन हो चुका है। आपका 2 दिन छुट्टी था, सैटरडे और आज यानी कि संडे। कल से आपका 4 सितंबर से फिर से शुरू होना है। उसी के बेस पर आपको कुछ क्लासेस करवाने वाले, ये प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि आपका 1 सितंबर पर आधारित है पूरी तरह, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लाइक और शेयर भी कर लेना है और देखना है कि आपको किस तरह से सारे क्वेश्चन रिलेट करते हुए बताएंगे। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से एक एक फैक्ट आपको सुनते जाना है। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र की पहली आपसे पूछी गई है, लेकिन अगर आपसे बात करी जाए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। देखिए अगर भारत के पहले आपसे पूछे जाएं तो वो थे सुकुमार सेन, यानी कि भारत के जो पहले थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में बात करी जाए कौन है चुनाव आयुक्त भारत के, वो हैं राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। आपसे महाराष्ट्र का पूछा गया तो महाराष्ट्र की थी नीला सत्यनारायण। अगर महाराष्ट्र का जो है ये सारे आपका है तो यहाँ पर महाराष्ट्र की जो है वो नीला सत्यनारायण थी। चुनाव आयोग की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना है वह भारत में होती है 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए जो होता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना है, मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। चुनाव आयुक्त के अगर मुख्यालय की बात कर लें तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ साथ बात करें कि पहला जो आम चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुए थे भारत के अंदर, तो अगर आम चुनाव की बात करें तो 1957 यानी 1957 में पहली बार आम चुनाव जो थे वो भारत के अंदर संपन्न हुए थे। बाकी चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, जो इनकी नियुक्ति है वो करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रख लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो आपके जो वर्तमान में है वो है अनंत नागेश्वरन, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, अनंत नागेश्वरन है। अगर ये पहले पूछे जाए कौन से, तो पहले जो थे वो जे अंजारिया थे, आपको याद रखना है। पहले भी कई बार स्टैटिक पार्ट में पूछ लिया जाता है। तो पहले जो चुनाव आयुक्त सॉरी मुख्य आपके आर्थिक सलाहकार जो थे वो जे अंजारिया रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी। देखिए 1903 में पूछा है महात्मा गांधी ने। अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पर बात करें, इनसे संबंधित आपका कि कब इन्होंने क्या किया, इनसे जो घटना है, पहली चीज़ तो 1869 था। इसमें क्या था कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये तो पूछ लिया जाता है रेयर केस में, एक दो बार ही हमने देखा है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है 1869। इसके बाद 1888 जो आता है उसमें क्या था कि महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और अगर आपसे बात करें कि एक बार आपने उन्हें देखा होगा कि ट्रेन के कोच के डिब्बे से इन्हें बाहर फेंक दिया गया था गांधी जी को, वो घटना है 1893 की। और 1893 में एक और काम हुआ था, यानी कि शिकागो सम्मेलन हुआ था, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया हुआ था, धर्म सम्मेलन चला हुआ था, वो भी 1893 की बात है। इसके बाद अगर आपसे बात करें 1893 में, तो 1915 जब आता है तो 1915 में क्या था, गांधी वापस हुए, गांधी इज बैक जिसको बोलते हैं, गांधी आए वापस भारत। 1916 जो हुआ था उसके अंदर क्या था कि बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण दिया हुआ था। 1917 में रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर ये चंपारण सत्याग्रह किया, यानी कि चंपारण गए थे गांधी जी 1917 में। और उसके बाद जो 1918 था इसमें खेड़ा आंदोलन हुआ था, यानी कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों के खिलाफ आंदोलन था वो हुआ था 1918 में। और ये आपका 1903 की देखिए घटना छूट गई, इसमें इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका निकाली हुई थी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने। इसके बाद 1919 में क्या था कि रॉलेट एक्ट के विरोध किया हुआ था गांधी जी ने, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। इसके बाद इनके आंदोलन आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए अगर राजस्थान की पश्चिम में बहने वाली अगर आपसे नदी सबसे बड़ी पूछी जाए तो लूनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी बात करें या निकलती कहाँ से, उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। देखिए उद्गम 2-3 का याद रखना है, जैसे कि आपको देखना है
कि आपको एक तो गोदावरी याद रखना है। गोदावरी का उद्गम कई बार पूछा जाता है। गोदावरी जो होता है ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये निकलती है महाबलेश्वर से, ये आपको याद रखना है। बाकी आपसे जो बताया कि लूनी नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि ये गिरती कहाँ है एक्चुअली, तो अगर गिरने की बात करी जाए तो ये गुजरात का जो कच्छ का रण है यानी कि कच्छ के रण में ये सूख जाती है, एक तरह से वहीं पर ख़त्म हो जाती है गुजरात के कच्छ के रण में। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, यहाँ पर एक आपका आ चुका है कि आपका वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई है। देखिए वर्साई की अगर संधि की बात करें तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, और इसी समय जो है भारत में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय हुआ था जब वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई की संधि हुई थी पेरिस में। पेरिस का एक वर्साई महल है, इसीलिए इसको वर्साई संधि के नाम से जानते हैं। और इसी समय भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था, यानी कि रॉलेट एक्ट का जो है विरोध चल रहा था। तो इतना आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपसे वारसा की संधि पूछ लिया जाए। वारसा और वर्साई इन संधियों में अंतर है। वारसा की जो संधि है वो 1955 में हुई थी, और ये जो वर्साई की संधि है पहले विश्व युद्ध को रोकने से संबंधित की गई थी कुछ देशों के बीच में। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। देखिए हर्पेटोलॉजी आप जब तक बताएंगे उससे पहले आप आसान सा बता दीजिए कि सेरीकल्चर आपका किससे संबंधित है। देखिए सेरीकल्चर होता है आपका रेशम से संबंधित। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो ये सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा भी आपको अगर नॉलेज यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, जानकारी अगर लग रही हो कि आप लोगों के लिए कुछ करना है, तो आपको बस वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और बाकी जैसा कि एनालिसिस जो है वो तो आपको हर शिफ्ट को यहाँ पर हम करवाते ही हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम का इंग्लिश का भी करवाते हैं, जो ना देखा हो तो आप जाइए, प्लेलिस्ट सबकी मिल जाएंगे, देख लीजिए चैनल पर जाकर। तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्षों के लिए नामित किया जाता है। देखिए केंद्रीय अगर निदेशक मंडल की बात करें तो इसे नामित किया जाता है 4 वर्षों के लिए। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1955 में। आपसे अगर यहीं पर नाबार्ड की पूछ ली जाती है, अगर नाबार्ड की बात करें तो 1982 में हुई थी। और अगर आपसे सिडबी की पूछ ली जाती है तो 1990 के समय सिडबी की हुई थी, और सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में आपका स्थित है। इतनी चीज़ें आपको बैंकिंग से याद रखनी है। बाकी आप चाहें तो एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस इसी तरह के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पूरा करवाया हुआ है, वहां से जाकर के आप तैयारी को अपनी और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। देखिए पानी का शुद्धिकरण, ये सारे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली आपका क्लोरीन का किया जाता है। इसके साथ साथ कुओं वगैरह में जो होता है आपका विरंजक चूर्ण जो है वो भी डाला जाता है पानी के शुद्धिकरण के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। देखिए बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें पहली चीज़ तो अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि अक्रिय आप सारी गैसें देखेंगे तो आपका हैलोजन गैसें होती है, यानी कि आपका जो कि हैलोजन गैसों का प्रयोग होता है, किया जाता है आपका बिजली के बल्बों के अंदर। अगर इसके बात करी जाए कि इसका जो अंदर का फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके हीटर की बात करी जाए कि जो हीटर में तार लगता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है नाइक्रोम का, तो उसको भी याद रख लेना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का एकमात्र समुद्र जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, यानी कि ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा है ही नहीं है, ऐसा आपका है समुद्र, तो वो आपका कौन सा समुद्र है। तो अगर ऐसी बात करें जिसके तट रेखा नहीं है तो ये है आपका सारगैसो सागर। सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर की बात करें कि ये आपका स्थित कहाँ है, तो यह उत्तरी अटलांटिक में आपका स्थित है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक के बीच में आपका स्थित है सारगैसो सागर, जिसके पास कोई तट सीमा नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे
नेक्स्ट है कि तपेदिक के टीके की खोज किसने की थी। देखिए अगर टीकों से खोज के रिलेटेड बात करें तो तपेदिक की अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज है वो लियोन कैलमेट के द्वारा की गई। यहीं आपका ऊपर देखिए सेकंड नंबर पर आपका लिखा हुआ एडवर्ब एडवर्ब जेनर, इन्होंने किया हुआ था 1796 में। चेचक की खोज यानी कि चेचक का जो टीका लगता है उसकी खोज की हुई थी। इसके बाद 1882 में जो है वो यहाँ पर किया हुआ था रॉबर्ट कोच, एक नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया हुआ था कि टीबी के टीके की खोज की हुई थी। तो आपका एडवर्ड जेनर याद रखना है, रॉबर्ट कोच याद रखना है, लियोन कैलमेट याद रखना है। तो ये जो है टीके से संबंधित व्यक्तियों को याद रखना है। नेक्स्ट है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध शैली। देखिए गंभीरा जो नृत्य होता है एक्चुअली ये ऐसा नृत्य होता है जो कि मास्क पहन के किया जाता है। और गंभीरा की बात करें तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक और मनाई जाती है पूजा जो कि होती है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा वही है जिसको अभी हाल में ही यूनेस्को की अमूर्त धरोहर जो होती है, अमूर्त धरोहर एक आपकी होती है इंटेंजिबल साइट जिसको बोलते हैं, उसमें शामिल कर लिया गया है। उसके साथ साथ 2010 में जो है 2010 में आपका कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का, उसको भी शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में। तो ये भी यहाँ पर याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी आपका होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस जो है आपका डेवलपिंग प्रोग्राम इसका नाम हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको स्थापना भी याद कर लेनी है। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का एक पार्ट होता है जिसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के पास सर्वाधिक एफसी एशियाई कप। देखिए एफसी जो आपका एशिया कप होता है अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका पहली चीज़ तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है। अगर ये पूछे किससे संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है। और सबसे अधिक जो इसके खिताब जीते हैं वो जापान ने जीते हैं, जापान हो जाएगा। ये काफ़ी पुराना फुटबॉल एशियाई कप है लेकिन कोपा अमेरिका कप सबसे पुराना है। कोपा अमेरिका कप जो फुटबॉल लीग है वो सबसे पुरानी। और दूसरे नंबर पर जो उसके बाद जो आती है वो आती है एफसी एशियाई कप। तो आपको दूसरे नंबर पर यानी कि बहुत पुराना है और सबसे जो अधिक खिताब हैं वो जीत रखे हैं जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन एकांकी पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। देखिए तीन एकांकी जो नाटक है पोस्ट ऑफिस उसके लेखक कौन है। तो उसके जो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। साहित्य के अगर नोबेल पुरस्कार के मिला हुआ था जो कि बात करें पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। इसके साथ साथ बात करें तो आमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ें याद रखना। और किसके लिए मिला था अगर ये कई बार पूछ लिया जाता है तो मिला हुआ था वो गीतांजलि के लिए। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। देखिए अगर 61 की बात करें तो अनुच्छेद 52 जो होता है वो संबंधित होता है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। 61 होता है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होता है। अगर इसके बाद जाएं तो आपका 72 होता है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। 153 होता है वो राज्यपाल की शक्ति के लिए होता है यानी कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य का होगा। अनुच्छेद 100 जो 61 होता है ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित होता है। तो ये कुछ फेमस आर्टिकल हैं, इनको तो ज़रूर याद रखना है क्योंकि यही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगर सर्वाधिक टाइम जोन की बात करें किस देश के अंदर आते हैं तो सर्वाधिक आते हैं फ्रांस के पास टाइम जोन जो कि कुल 12 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास 8 यानी कि 8 टाइम जोन है। और बात कर लें भारत की तो भारत के पास कुल 1 टाइम जोन है यानी कि भारत के पास जो है वो एक ही टाइम जोन यहाँ पर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का
कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की अगर बात करें कि कौन सा भाग है, तो भाग 12 जो है वो आपका वित्त, संपत्ति, अनुबंध से संबंधित है। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, इसमें संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 21 में था, इसको उठाकर के 301 में मूल अधिकार से लेकर के कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। और 1976 की बात करें तो इसमें हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीडीएफ सही कर देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का, ये आपका भारतीय संविधान का भाग तो आपका हो चुका है एक्चुअली, ये आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? देखिए आमाशय में जो होता है आपका, अमाशय में जो स्रावित होने वाला ग्रंथ होता है एक्चुअली ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl की बात की गई है। एक तरह से आपका प्रबल अम्ल होता है जो कि आपका अमाशय से स्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी अगर आपसे पित्त रस का भी पूछ लिया जाए कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो पित्त रस जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है, यानी कि लीवर से उसका श्रावण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो अशोक की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। इनका जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। 61 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा थे अनंत पद्मानंद, आपके अनंत पद्मानंद थे, उनके साथ में था, जिसमें कि बहुत आपका लोग मारे गए थे, जिससे कि हृदय प्रभावित होकर के अशोक ने क्या किया, उसके बाद युद्ध नहीं किया, जो कि इनके 8 साल बाद था। एक बार ये पूछा गया कि अशोक ने कितने वर्षों के राज्याभिषेक के बाद कलिंग युद्ध के बाद धर्म स्वीकार लिया? तो 269 ईसा पूर्व में इनका हुआ था राज्याभिषेक, यानी कि 8 साल बाद जो है इन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भलरी लोकगीत किस राज्य के किसानों के द्वारा क्रम में किया जाता है? देखिए भलरी की बात करें और या फिर कजरी एक आपका पूछा जाता है। कजरी जो होता है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित होता है, भलरी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है जो कि लोकगीत है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इन्होंने जीता हुआ था, यानी पूनम यादव का संबंध है क्रिकेट से, और क्रिकेट की महिला क्रिकेट की जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। तो महिला कप्तान भी याद रखना है, तो हरमनप्रीत कौर यहाँ पर महिला कप्तान है क्रिकेट में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए 2022 का आपका हो चुका है, 2026 का पूछा गया। 2022 का जो हुआ था बर्मिंघम के अंदर हुआ था, और कुल 61 मेडल यानी कि 61 मेडल भारत ने जीते, इसमें कि 22 यानी कि 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है, और बाकी जो 2026 का होगा उसका आयोजन जो है वो विक्टोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सियाचिन की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत। तो ऑपरेशन भी याद कर लेना, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके तहत सियाचिन पर कब्जा किया गया था 13 अप्रैल 1984 यानी 1984, यानी कि 1984 में जो है इसमें किया गया था। 13 अप्रैल 1984 में किया गया था, इसीलिए 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस भी मनाते हैं। तो आपको याद रखना है सियाचिन दिवस के बारे में, सियाचिन दिवस आपको मनाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए आपका किया गया था यहाँ पर कब्जे में। नेक्स्ट है अछूत पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अछूत पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं BR अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों के लिए एक लड़ाई लड़ी, पूरे स्वयं भी दलित थे। और इनकी और भी पुस्तक हैं जो कि कई बार एग्जाम में आती है। एक इनकी मोस्टली फेमस है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये इनकी कई बार पूछी जाती है, इनकी बायोग्राफी है। और भी पुस्तक है नो पीएन नो वाटर, और भी इन्होंने कई सारी पुस्तक ली, काफ़ी अच्छे काम किए। मूक एक आपकी यहाँ पर वाहिनी एक पत्रिका भी इन्होंने चलाई हुई थी। तो इस तरह से BR अम्बेडकर की ये कुछ चीज़ें हैं।
तो बी आर अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ें करी। तो ये था, आपको उसी बेस पर हमने करवाने का प्रयास किया। आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल से आपको रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस हर शिफ्ट को मिलेगा। आप लोग भी मेहनत को थोड़ा हमारी समझा करिए, आते आते तुरंत शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी हार्ड वर्क करें तो हमें थोड़ी तकलीफ ना हो, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क लगता है एक्चुअली, लेकिन जितना यहाँ पर उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जस्ट सपोर्ट। और हर जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहती है, जिसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ पर जाइए, आप लोग जुड़ जाइए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी एनालिसिस में, जो क्वेश्चन आते हैं जीके और इंग्लिश हम सभी का करवाते हैं। तो आप वो चीज़ें आप लोग देखेंगे, आप वहाँ से जुड़ेंगे जाके, और आप जुड़ेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें, आपको गाइडलाइन वगैरह भी देते रहते हैं, सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं आपको कल से फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। इंग्लिश और जीके सभी का एनालिसिस मिलेगा। जय हिंद।